चलो गुड आफ्टरनून। मॉर्निंग तो हो गई, अब आफ्टरनून हो गया है अपना। अपन स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स। पहले आपके हुआ करता था इकोनॉमिक्स प्लस बीसी के, अब आपका ये सब्जेक्ट तो हट चुका है, आप लोगों को पता ही है। अब कंप्लीट इकोनॉमिक्स हो गया है। इकोनॉमिक्स का हाफ पोर्शन तो मैं कवर करूंगी आप लोगों का, और हाफ पोर्शन आपका श्रुति मैम पढ़ाएंगे आपको। इजी सब्जेक्ट होता है, बहुत इजी। वही ऑब्जेक्टिव है पेपर, ऑब्जेक्टिव है मतलब अपन को एमसीक्यू बेस्ड पेपर ही आएगा। और एमसीक्यू बेस्ड है तो इसमें भी क्या होएगी, बातें नहीं प्लीज। एमसीक्यू है, यहाँ पे क्या होएगी आपकी नेगेटिव मार्किंग होएगी। ऑब्जेक्टिव पेपर में बच्चों ज्यादा पढ़ना पड़ता है एज कंपेयर टू सब्जेक्टिव, ये मेरा ओपिनियन कहता है। मुझे लगता है ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि वो एक लाइन, कोई भी लाइन उठाकर बीच में से भी पूछ सकता है, तो अपन को हर लाइन याद होनी चाहिए, क्योंकि या तो सही होगा या गलत होगा। जबकि सब्जेक्टिव में अगर 5 लाइनें उसमें से मैंने 4 भी लिख दी तो मेरे को कुछ नंबर तो जरूर मिल जाते हैं। तो एकदम लाइन टू लाइन हर चीज बहुत प्रॉपरली आपको लर्न होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर, ताकि कहीं भी हमारी मिस्टेक ना रहे। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले इकोनॉमिक्स। इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ते हैं भाई? मैडम आप तो सब्जेक्ट के बारे में ही पूछ लेते हो कि क्या पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इस सब्जेक्ट में? इकोनॉमी के बारे में और अर्थशास्त्र के बारे में। क्या होता है अर्थशास्त्र? क्या पढ़ेंगे सब्जेक्ट में बताओ? इंडिविजुअल के बारे में। इकोनॉमी एज अ होल के बारे में, मतलब माइक्रो और मैक्रो हो गया। और हाँ, अपन यहाँ पे डिमांड पढ़ते हैं, अपन यहाँ पे सप्लाई पढ़ते हैं, अपन यहाँ पे कंज्यूमर का बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। और हम प्रोडक्शन चैप्टर के नाम नहीं पूछ रही मैं। हाँ, अब तो शुरू ही हो गए। और और क्या पढ़ेंगे बेसिकली, हम क्या पढ़ेंगे? जैसे स्टार्ट्स में हम पढ़ रहे थे कलेक्शन करते हैं फिर एनालाइज करते हैं, वैसे इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? हम्म, बोलो बोलो, बोलो बोलो। हाउस, हाउस होल्ड, और बिजनेस साइकिल। चलो चैप्टर्स के नाम तो पता है, कुछ तो पता है हमें। ब्लैंक नहीं है हम। और क्या पढ़ते हैं सब्जेक्ट में, क्या पढ़ते हैं? नहीं पता? देखो, आपको पता है आपकी जितनी भी दुनिया में रिसोर्सेज हैं वो क्या है? स्केयर्स। स्केयर्स मतलब लिमिटेड। अब ये रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताओ, फिर पढ़ेंगे आगे। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्स, वाटर, कोल, मिनरल्स, ओहो, और लेबर, लैंड, कैपिटल। हर चीज रिसोर्स है और हर चीज लिमिटेड है। आपकी इलेक्ट्रिसिटी वो रिसोर्स है, वो भी लिमिटेड है। अनलिमिटेड कुछ भी नहीं है दुनिया के अंदर, अनलिमिटेड कुछ भी नहीं मिलता। सिर्फ टेलीकॉम कंपनीज कहती हैं अनलिमिटेड कॉल्स, बाकी वो कहती हैं अनलिमिटेड इंटरनेट, पर वो अनलिमिटेड होता नहीं है, उनकी भी लिमिट होती है कि वो इतना जीबी ही देंगे। वो आपके लिए उनको वो एक इमेज क्रिएट करता है, हम अनलिमिटेड देते हैं, अनलिमिटेड नहीं होता बच्चे, लिमिटेड ही होता है सब कुछ। तो हर चीज लिमिटेड होती है। आपकी इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड, आपके पास समय टाइम वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड? लिमिटेड। हाँ, यही 6 महीने में ही करना है भाई फाउंडेशन, ऐसा नहीं है। अब तो 4 ही में मैंने करना है, ऐसा नहीं है कि हर 4 महीने बाद नवरात्रे आ रहे हैं तो वापस हम दूसरे ना, इस बार दोक नहीं लगी तो अगली बार दोक लगा लेंगे, ऐसा देखो दोक वाला सिस्टम नहीं करना।
इसी बार पूरी श्रद्धा से धोख लगाना है अपन को और आगे बढ़ना है, ठीक है ना। अपन को रुकना नहीं है लाइफ में। एक एम, कुछ भी हो ना हो, एक एम जरूर होना चाहिए कि रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। अपन जिस भी स्टेज पे हैं, अपन को उस स्टेज में अपना 100 क्या 200% देना है ताकि उससे आगे तो निकल जाए। अब उसमें अपन कितना अच्छा करते हैं कितना खराब करते हैं वो दूसरी बातें हैं, बट आगे निकलना, धक्का लगाना बहुत जरूरी होता है लाइफ में। हाँ जी, तो अपन बात कर रहे थे रिसोर्स की। आपके पास समय, टाइम बहुत लिमिटेड है। आपके पास इलेक्ट्रिसिटी, आपके पास वाटर, आपके पास मैन पावर, लेबर, कैपिटल, लैंड, सब कुछ क्या होता है, लिमिटेड होता है। अब हर एक लिमिटेड रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, मल्टीपल यूजेस होते हैं, मल्टीपल यूजेस होते हैं। आपके पास जो 4 महीने बाकी हैं अभी, मैंने कहा टाइम तो 4 महीने ही है, पर उसके ऑल्टरनेट यूज हो सकते हैं इस 4 महीने में। या तो आप पढ़ लो, या आप सारी वेब सीरीज देख डालो जितनी भी छूट गई, या आप कहीं घुमाओ, हॉलीडे पे चल जाओ। भाई यूजेस है ना 4 महीने का। मैंने मेरे लिए, मेरे को हॉलीडे इंपॉर्टेंट लगता है, मैं घूमने चली गई 2 महीने, और 2 महीने पढ़ लेंगे, इसमें क्या है, अपना पढ़ाई तो यहीं रहनी है, फाउंडेशन कहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो आपकी इच्छा हो तो आप मल्टीपल यूजेस हैं, पर आप क्या करते हो, उनका रैशनल मैनेजमेंट करते हो। रैशनल मैनेजमेंट मतलब सोच समझ कर आप उन रिसोर्सेज को काम में लेते हो। आपने सोचा कि अभी मेरे लिए वेब सीरीज और हॉलीडे तो वेट कर सकता है, बट फाउंडेशन मेरे लिए वेट नहीं कर सकता। तो आप लिमिटेड रिसोर्सेज को रैशनली मैनेज करते हो ताकि 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 मुझे क्या मिले, मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन मिले। अगर इन 4 महीनों में मैंने पढ़कर फाउंडेशन क्लियर कर लिया तो मेरा सैटिस्फैक्शन लेवल बहुत हाई होगा। अगर इन 4 महीनों में मैंने वेब सीरीज कंप्लीट कर ली और फाउंडेशन नहीं कंप्लीट किया तो मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत नीचे होगा। तो आप अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज को, स्केर्स रिसोर्सेज जिनके मल्टीपल यूजेस होते हैं, उनको आप रैशनली मैनेज करेंगे ताकि आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। यही कंसेप्ट जो होता है वो अपन इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में पढ़ते हैं कि आप किस तरीके से, अब आपके पास पैसा है, पैसा भी लिमिटेड है, आपके पास मनी जो है, अगर मेरे को मेरी मम्मी ने 200 रुपए ही दिए हैं कि आपको 200 रुपए आज के दिन में खर्च करने हैं। अब 200 रुपए का यूज बहुत सारे हो सकते हैं। 200 रुपए से मैं आइसक्रीम खा सकती हूँ, चॉकलेट खा सकती हूँ, 200 रुपए से मैं गोलगप्पे खा सकती हूँ, मैं कोई मेरे स्टडी मटेरियल खरीद सकती हूँ, मुझे कोई बुक खरीदनी है तो मैं उन लिमिटेड पैसे को ऐसी जगह पे खर्च करूंगी ताकि मुझे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो सके। उस कंसेप्ट को क्या कहते हैं, अपन इकोनॉमिक्स कहते हैं। अपन इसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर 2। चैप्टर 2 आपका कौन सा है बच्चों, डिमांड एंड सप्लाई। इस चैप्टर में 3 यूनिट्स हैं, डिमांड, कंज्यूमर बिहेवियर एंड सप्लाई। यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे विद द यूनिट 1, डिमांड। डिमांड का मतलब क्या होता है बताओ। डिमांड, 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 डिजायर, आपकी कोई चीज की इच्छा, डिजायर। विलिंगनेस, आपकी उस सामान को खरीदने की इच्छा होनी चाहिए। एंड एबिलिटी टू परचेज। डिमांड मतलब क्या होता है, विलिंगनेस टू परचेज, बातें नहीं प्लीज। डिमांड मतलब क्या होता है, विलिंगनेस टू परचेज एंड एबिलिटी टू परचेज। खरीदने की इच्छा एंड खरीदने की क्षमता दोनों होनी चाहिए तो उसे डिमांड कहूंगी। सिर्फ इच्छा या सिर्फ क्षमता को अपन कभी डिमांड नहीं कहते। फॉर एग्जाम्पल इनकम, वाई को इकोनॉमिक्स में इनकम को किससे डिनोट किया जाता है, वाई से। सपोज मेरी मंथली इनकम महीने की 10,000 है, मैं 10,000 रुपये कमाती हूँ। मैंने सोचा, मेरी इच्छा है कि यार गर्मी बहुत पड़ती है झुंझुनू में, तो इस बार मैं मेरे घर में एसी लगा लूँ।
यहाँ मेरी इच्छा तो है क्योंकि गर्मी पड़ती है, पर क्या 10,000 रुपये कमाने वाला बंदा घर में एसी लगा सकता है? नहीं, उसका घर खर्चा ही नहीं निकलेगा, वो कहाँ से एसी लगा लेगा? यहाँ आपकी एबिलिटी नहीं है। तो इस चीज़ को मैं डिमांड नहीं कहूँगी कि उस बंदे की इच्छा तो थी पर उसकी एबिलिटी नहीं थी, तो मैं उसको डिमांड नहीं कहूँगी। मेरी मंथली इनकम महीने के 2 लाख रुपए हैं, ठीक है। आईफोन खरीदने की मेरी एबिलिटी तो है, मैं आराम से आईफोन खरीद सकती हूँ, ठीक है, बट मेरी इच्छा नहीं है, मुझे आईफोन पसंद नहीं है, मुझे लगता है कि ये सिर्फ स्टेटस सिंबल है, बाकी कुछ भी उसमें वर्थ नहीं है, इतना रुपए एक फ़ोन में मेरे को लगता है मेरे को खर्च नहीं करना चाहिए। तो इस कंसेप्ट को भी आप डिमांड नहीं कहेंगे। यहाँ आपकी एबिलिटी थी बट आपकी विलिंगनेस नहीं थी, तो उसको भी अपन डिमांड नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरी मंथली इनकम 1 लाख रुपीज़ है और इस बार मैंने सोचा कि घर में गर्मी पड़ती है, मैं एसी लगा लूँ, विलिंगनेस है। अब 1 लाख रुपए अगर मैं महीने के कमाती हूँ तो मैं एबिलिटी भी है, मैं एसी लगा सकती हूँ, तो मेरी विलिंगनेस भी है, मेरी एबिलिटी भी है, तो इस कंसेप्ट को मैं क्या कह दूंगी? डिमांड कह दूंगी। तो डिमांड होने के लिए आपकी विलिंगनेस टू परचेज एंड आपकी एबिलिटी टू परचेज ये दोनों होना चाहिए, तो आप इस कंसेप्ट को डिमांड कहेंगे, अदरवाइज आप डिमांड नहीं कहेंगे। तो डिमांड मतलब क्या होता है? विलिंगनेस टू परचेज एंड एबिलिटी टू परचेज। देन एक होता है आपका इफेक्टिव डिमांड। डिमांड और इफेक्टिव डिमांड वैसे कंसेप्ट सेम है, बट हमारे कोर्स में दो अलग अलग नाम दिए, इसलिए हम दो अलग अलग तरीके से याद करेंगे, बाकी एकदम सेम मतलब होता है। डिमांड मतलब भी विलिंगनेस टू परचेज एंड एबिलिटी टू परचेज, एंड इफेक्टिव डिमांड में भी अपन यही पढ़ेंगे, विलिंगनेस टू परचेज एंड एबिलिटी टू परचेज, बट उनके वर्ड्स अलग आ गए। इफेक्टिव डिमांड कब कहेंगे? किसी भी डिमांड को आप इफेक्टिव कब कहोगे? जब आपकी डिजायर होगी सबसे पहले, फिर मीन्स टू परचेज, उसको खरीदने के साधन, एंड विलिंगनेस टू यूज दोज मीन्स टू परचेज। आपकी सबसे पहले डिजायर होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, फिर मीन्स टू परचेज, उसको खरीदने के साधन अवेलेबल होने चाहिए, एंड विलिंगनेस टू यूज दोज मीन्स टू परचेज, उन साधनों को यूज करने की मेरी इच्छा भी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे फ़ोन खरीदना है OnePlus का, ठीक है, मेरी इच्छा है OnePlus का फ़ोन खरीदने की। मीन्स टू परचेज, वो फ़ोन मुझे अभी जो मुझे चाहिए मॉडल, वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मिल रहा है, वो ऑफलाइन नहीं मिल रहा है। विलिंगनेस टू यूज दोज मीन्स टू परचेज, मेरी ऑनलाइन खरीदने की इच्छा भी होनी चाहिए। कई लोगों को लगता है नहीं ऑनलाइन नहीं खरीदना क्योंकि उसमें कुछ भी गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एक बार हम आंखों से देख कर ही सामान खरीदना चाहते हैं। तो आपकी इफेक्टिव डिमांड कब होगी? जब मेरी इच्छा है OnePlus खरीदने की, उसको खरीदने का जो मीडियम है वो ऑनलाइन ही अवेलेबल, और मेरी इच्छा भी होनी चाहिए कि मैं ऑनलाइन वो खरीद पा सकूं, मतलब मैं उस चीज़ के लिए रेडी होनी चाहिए कि मैं ऑनलाइन खरीदने के लिए रेडी हूं। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो मैं उस डिमांड को इफेक्टिव डिमांड कहूंगी, अदरवाइज उसे इफेक्टिव डिमांड नहीं कहूंगी। तो इफेक्टिव डिमांड का मतलब क्या होता है? तीन चीज़ें होती हैं बच्चों, कौन सी? डिजायर, मीन्स टू परचेज एंड विलिंगनेस टू यूज दोज मीन्स टू परचेज। मेरे साथ बोलो वापस, इफेक्टिव डिमांड मतलब डिजायर, मीन्स टू परचेज एंड विलिंगनेस टू यूज दोज मीन्स टू परचेज। वापस बोलो, इफेक्टिव डिमांड मतलब डिजायर, मीन्स टू परचेज एंड विलिंगनेस टू यूज दोज मीन्स टू परचेज। इच्छा होनी चाहिए, खरीदने के साधन अवेलेबल होने चाहिए, और उन साधनों को यूज करने की मेरी इच्छा भी होनी चाहिए, उसे मैं इफेक्टिव डिमांड कहती हूँ। वैसे डिमांड और इफेक्टिव डिमांड का कंसेप्ट सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, बस वर्ड्स अलग अलग दे दिए। डिमांड मतलब क्या होता है? विलिंगनेस टू परचेज एंड एबिलिटी टू परचेज, और इफेक्टिव डिमांड का मतलब क्या होता है? डिजायर, मीन्स टू परचेज एंड विलिंगनेस टू यूज दोज मीन्स टू परचेज। देन एक होता है आपका क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड मतलब आप किस प्राइस पे कितनी क्वांटिटी खरीदते हैं, उसे कहते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। फॉर एग्जाम्पल मैं मार्केट में टोमेटोज लेने गई, ठीक है, उसने कहा मैडम 40 रुपीज़ के जी टोमेटो, मैंने कहा भैया मुझे 5 kg टोमेटो दे दो। यहाँ मैं केजी के टर्म्स में बात कर रही हूँ, यहाँ मैं रुपीज़ की टर्म्स में बात कर रही हूँ।
उसने कहा मैडम 70 रुपीज़ टोमेटो केजी है, तो मैंने कहा भैया मुझे तो 2 केजी टोमेटो दे दो। उसने कहा मैडम 100 रुपीज़ केजी है, तो मैंने कहा मुझे 1 केजी टोमेटो दे दो। उसने कहा मैडम 150 केजी है, तो मैंने कहा मुझे हाफ केजी टोमेटो दे दो। ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। मतलब मैं क्या देख रही हूँ कि मैं किस प्राइस पे कितनी क्वांटिटी खरीद रही हूँ। 40 रुपीज़ पे मैं 5 किलो खरीद रही हूँ, 70 पे 2 केजी खरीद रही हूँ, 100 पे 1 केजी खरीद रही हूँ, 150 पे हाफ केजी खरीद रही हूँ। किस प्राइस पे आप कितनी क्वांटिटी खरीदते हैं, उस कंसेप्ट को क्या कहा जाता है? क्वांटिटी डिमांडेड कहा जाता है। कितनी क्वांटिटी आपने डिमांड की है, नाम में छुपा हुआ है। मतलब नाम कहता है क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब किस प्राइस पे आप कितनी क्वांटिटी को डिमांड कर रहे हैं। अब जो ये क्वांटिटी डिमांडेड, देखो दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है आपका फ्लो कंसेप्ट और एक होता है आपका स्टॉक कंसेप्ट। फ्लो का मतलब जो चीज पीरियड ऑफ टाइम पे कैलकुलेट की जाती है उसे फ्लो कहते हैं, और स्टॉक मतलब जो चीज पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट करी जाती है उसे स्टॉक कंसेप्ट कहते हैं। जो क्वांटिटी डिमांडेड या जो डिमांड है वो कौन सा कंसेप्ट है बच्चों? फ्लो कंसेप्ट है। फ्लो का मतलब यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम पे मैं डिमांड कैलकुलेट करती हूँ। पीरियड ऑफ टाइम मतलब मैं इस तरीके से डिमांड निकालती हूँ कि आज के दिन में कितनी डिमांड आई पर डे, या पर वीक की मेरी कितनी डिमांड है, या फिर मेरी पर आवर की कितनी डिमांड है, या मेरे पर मंथ की कितनी डिमांड है, या मेरी पर ईयर की कितनी डिमांड है। इस तरीके से डिमांड निकाली जाती है कि एक घंटे की, एक महीने की, एक दिन की, एक क्वार्टर की, एक साल की, ऐसे करके अपन डिमांड निकालते हैं। तो जो डिमांड होता है या जो क्वांटिटी डिमांडेड होता है वो कौन सा कंसेप्ट होता है? वो फ्लो कंसेप्ट होता है। क्लियर हो गया? फ्लो का मतलब क्या होता है? जो चीज पीरियड ऑफ टाइम पे कैलकुलेट करी जाती है उसे क्या कहते हैं? फ्लो कंसेप्ट। और स्टॉक कंसेप्ट क्या होता है? जो पॉइंट ऑफ टाइम पे जो चीज कैलकुलेट करते हैं उसे क्या कहते हैं? स्टॉक कंसेप्ट कह देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे दैट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डिमांड को फर्क पड़ता है? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट की डिमांड या तो ज्यादा हो जाती है या फिर कम हो जाती है? पहला जो डिटर्मिनेंट है दैट इज ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। उस कमोडिटी की खुद की प्राइस। हाँ जी, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, उस कमोडिटी की खुद की प्राइस। अभी अपन ने एग्जाम्पल लिया, अभी अपन ने टोमेटोज का एग्जाम्पल लिया था बच्चों। मैंने क्या कहा था कि जब प्राइस 40 थी तो मैं 5 केजी खरीद रही थी, प्राइस 70 होते ही मैं 2 केजी खरीदने लग गई, 100 होते ही 1 केजी खरीदने लग गई, और 150 होते ही मैं हाफ केजी खरीदने लग गई। आपने क्या रिलेशनशिप देखा? जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो आप उसकी डिमांड क्या कर देते हो? कम कर देते हो। अगर इसी का दूसरा एग्जाम्पल देखें, प्राइस पहले 100 थी टोमेटोज की तो मैं 1 केजी खरीदती थी, प्राइस 80 हुई मैं 2 केजी खरीदने लग गई, प्राइस 50 हुई मैं 4 केजी खरीदने लग गई, प्राइस 20 हुई मैं 5 केजी खरीदने लग गई। मतलब अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है तो आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, और प्राइस ज़्यादा होती है तो आप उसकी डिमांड कम कर देते हैं। तो प्राइस ज़्यादा तो डिमांड कम हो जाती है, और प्राइस कम तो डिमांड ज़्यादा हो जाती है। ये दोनों वेरिएबल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इसीलिए इनके बीच में कौन सा रिलेशनशिप हो गया? इनवर्स, या इसे क्या कहते हैं? नेगेटिव रिलेशनशिप हो गया।
तो ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ओन प्राइस मतलब उस प्रोडक्ट की खुद की प्राइस, अगर उसकी प्राइस ज्यादा तो उसकी डिमांड कम, और प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा, तो उन दोनों में कैसा रिलेशनशिप हो गया बच्चों? नेगेटिव या फिर इनवर्स रिलेशनशिप हो गया। आया समझ में? सेकेंड डिटर्मिनेंट अपन पढ़ रहे हैं, दैट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब ये रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं? जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, मतलब एक गुड में अगर कुछ भी चेंज हुआ तो अगर उसकी वजह से दूसरे गुड को फर्क पड़ता है तो उनको क्या कहते हैं? रिलेटेड गुड्स कहते हैं। दो तरीके के रिलेटेड गुड्स होते हैं, एक होते हैं आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बच्चों जैसे मैंने आपको स्टैट्स में कहा था डेली का डेली लर्न करना है, इकोनॉमिक्स में भी डेली का डेली लर्न करना है, और डेली का मैं सुनूंगी फिर उसके बाद ही अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो, सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? जो इन प्लेस ऑफ ईच अदर, जो एक की जगह दूसरा जब काम में लिया जा सकता है, कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, जो गुड एक की जगह दूसरा काम में लिया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। एग्जाम्पल बताओ मुझे सब्स्टिट्यूट का। मैं बता देती हूँ एक एग्जाम्पल, टी एंड कॉफी। टी की जगह कॉफी पी सकते हैं, कॉफी की जगह टी पी सकते हैं। और एग्जाम्पल सब्स्टिट्यूट के एग्जाम्पल, हाँ, बॉल पेन एंड इंक पेन। और एग्जाम्पल पेप्सी, कोका कोला, और अरे सब्स्टिट्यूट गुड के एग्जाम्पल तो कितने भी बता सकते हो। ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, और बाइक, स्कूटी, और और अरे बच्चों सब्स्टिट्यूट बोलो भाई। ट्यूबलाइट और बल्ब, और हाँ बोलो। सब्स्टिट्यूट का एग्जाम्पल ही नहीं बता पा रहे आप लोग। चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाओ। रेस और बिंगो, ये क्या है? लेज और बिंगो। अच्छा, लेज और बिंगो, हाँ ठीक है। और भूख लग जाएगी ज्यादा खाने का नाम लोगे तो। और अरे इतना सोचना पड़ता है क्या सब्स्टिट्यूट के लिए? शर्ट एंड टी शर्ट, शूज एंड स्लीपर्स, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। आईफोन, एंड्रॉइड फोन, सब्स्टिट्यूट है ना। सब्स्टिट्यूट गुड्स जो एक की जगह जो दूसरा काम में लिया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स कह देते हैं। अब इनमें रिलेशनशिप देखते हैं। मैं टी और कॉफी की बात कर रही हूं। सपोज पहले चाय भी 5 रुपए की मिलती थी और कॉफी भी 5 रुपए की मिलती थी, ठीक है। चाय की प्राइस बढ़ गई, ठीक है। चाय की प्राइस बढ़ गई मतलब चाय 6 रुपीज की हो गई। तो जितने लोग पहले कॉफी पी रहे थे वो तो अभी भी कॉफी पियेंगे ना, उनको तो फर्क नहीं पड़ेगा। पर चाय वाले कुछ लोग कॉफी की टूवर्ड्स स्विच भी हो जाएंगे, तो कॉफी में डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। इसका वाइसी वर्स एग्जाम्पल लेते हैं। चाय 4 रुपए की हो गई, अब मतलब चाय की प्राइस क्या हो गई? कम हो गई। तो जितने लोग चाय पी रहे थे वो तो चाय पियेंगे, बट कॉफी वाले भी कुछ लोग चाय पीने लग गए तो कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अगर एक सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे सब्स्टिट्यूट की डिमांड बढ़ जाती है।
अगर एक सब्स्टिट्यूट की प्राइस कम होती है तो दूसरे सब्स्टिट्यूट की डिमांड भी कम हो जाती है। दोनों वेरिएबल्स आपके सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों में कैसा रिलेशनशिप हो गया? पॉजिटिव, या फिर इसे क्या कह सकते हैं? डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? जो इन प्लेस ऑफ ईच अदर, जो एक की जगह जब दूसरा गुड काम में लिया जा सकता है तो उसे क्या कह देते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी। अगर टी की प्राइस बढ़ती है तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि टी वाले भी कुछ लोग कॉफी पीना शुरू कर देते हैं, इसीलिए कॉफी की डिमांड बढ़ जाती है। अगर टी की प्राइस कम होती है तो कॉफ़ी की डिमांड भी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि कॉफ़ी वाले लोग अब चाय पीना शुरू कर देते हैं, इसलिए कॉफ़ी की डिमांड कम हो जाती है। तो अगर एक वेरिएबल, एक सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ रही है तो दूसरे सब्स्टिट्यूट की डिमांड बढ़ रही है, और एक सब्स्टिट्यूट की प्राइस कम हो रही है तो दूसरे सब्स्टिट्यूट की डिमांड भी कम हो रही है। तो उन दोनों में कैसा रिलेशनशिप हो गया? पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। अब अपन बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? जो एक साथ डिमांडेड ऑल टुगेदर, जो एक साथ डिमांड किए जाते हैं, या जो एक दूसरे की डिमांड को कंप्लीट करते हैं। जो जो गुड्स एक दूसरे की डिमांड को कंप्लीट करते हैं या एक साथ डिमांड किए जाते हैं उन्हें कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड एंड बटर एक साथ डिमांड करते हैं और एक दूसरे की डिमांड को कंप्लीट करते हैं। और एग्जाम्पल्स बताओ? कार एंड पेट्रोल, पेंसिल एंड इरेजर, पेन एंड इंक, शूज एंड सॉक्स, शर्ट एंड पैंट, मोबाइल एंड चार्जर, और थैंक यू, पिज्जा एंड कोल्ड ड्रिंक, और 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 कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बच्चों। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो एक साथ डिमांड किए जाते हैं या एक दूसरे की डिमांड को कंप्लीट करते हैं उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। बातें नहीं। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड बटर, कार पेट्रोल, पेंसिल इरेजर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ, टीचर एंड स्टूडेंट, वाह वेरी गुड, टीचर एंड स्टूडेंट। ठीक है, अब इनमें रिलेशनशिप देखते हैं अपन, कॉम्प्लीमेंट्री में क्या रिलेशनशिप होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कार और पेट्रोल का एग्जाम्पल आपको लेके दिखा रही हूं। अगर बातें नहीं प्लीज, अब जो बातें करते हुए दिखेगा उसे सीधा खड़ा कर दूंगी क्लास में। चलो, कार की अगर प्राइस बढ़ गई, गाड़ियां महंगी हो गई, तो लोग गाड़ियां कम खरीदना शुरू कर देंगे। लोग गाड़ियां कम खरीदेंगे तो पेट्रोल की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। तो अगर एक कॉम्प्लीमेंट्री की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री की डिमांड कम हो जाती है। अगर गाड़ियां सस्ती हो गई तो लोग ज़्यादा गाड़ियां खरीदेंगे, गाड़ियां ज़्यादा खरीदेंगे तो उनकी पेट्रोल की डिमांड जो है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर एक कॉम्प्लीमेंट्री की प्राइस कम होती है तो दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री की डिमांड बढ़ जाती है। तो इन दोनों में कैसा रिलेशनशिप हो गया? नेगेटिव या फिर इनवर्स रिलेशनशिप हो गया। तो अपन पढ़ रहे हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स की प्राइस की वजह से उसकी गुड की डिमांड को क्या फर्क पड़ता है। तो इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? जो एक साथ डिमांड, जो एक की जगह जो दूसरा डिमांड कर सकते हैं, इन प्लेस ऑफ ईच अदर जो यूज में लिया जा सकता है, उसे कौन से गुड्स कहते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी।
अगर एक सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड बढ़ती है, और एक की प्राइस कम होती है तो दूसरे की डिमांड भी कम होती है। तो इन दोनों में कैसा रिलेशनशिप हो गया? पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? जो एक साथ डिमांड किए जाते हैं या एक दूसरे की डिमांड को कंप्लीट करते हैं, उन तरह के गुड्स को अपन क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो वहां उनमें कैसा रिलेशनशिप होता है? नेगेटिव या इनवर्स। अगर कार की प्राइस बढ़ेगी तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी, और कार की प्राइस कम होगी तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इन दोनों में कैसा रिलेशनशिप होता है बच्चों? नेगेटिव या फिर इनवर्स रिलेशनशिप होता है। आ रहा है समझ में? थर्ड अपन जो डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, दैट इज लेवल ऑफ इनकम ऑफ द हाउस होल्ड। आपके पास पैसा कितना है, इनकम कितनी है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि आप किस गुड की डिमांड ज्यादा करते हैं और किस गुड की डिमांड कम करते हैं। यहाँ पे पहले अपन तीन तरीके के गुड्स पढ़ेंगे। अपन पढ़ेंगे नेसेसिटीज के बारे में, अपन पढ़ेंगे नॉर्मल गुड्स के बारे में, और अपन पढ़ेंगे इंफीरियर गुड्स के बारे में। बच्चों वैसे तो नेसेसिटी में ही नॉर्मल गुड्स में ही नेसेसिटी आ जाता है, बट अपने कोर्स में फाउंडेशन में ये तीन अलग गुड्स दिए हैं, इसलिए अपन ये तीन अलग अलग पढ़ेंगे। नेसेसिटी को अलग कर दिया। नेसेसिटी कौन सी चीजें होती हैं जो बेसिक सर्वाइवल के लिए जो आपको चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, तो वो क्या हो गई आपकी नेसेसिटीज। नॉर्मल गुड्स में आपके क्या आ गए? नॉर्मल गुड्स में आपके कंफर्ट्स प्लस लग्जरी आइटम्स जो होते हैं वो नॉर्मल गुड्स में आ गए। जैसे कि आपके अच्छे अच्छे कपड़े, खूब सारी वैरायटी के कपड़े, ये नॉर्मल गुड्स में आ गया। जैसे कि आपका एसी नॉर्मल गुड में आ गया, जैसे कि आपके घर में कूलर नॉर्मल गुड में आ गया, जैसे कि फैन, जैसे कि ट्यूबलाइट, जैसे कि फ्रिज, जैसे कि गाड़ी, जैसे कि बाइक, जैसे कि स्कूटी, ये सब गुड्स कौन से गुड्स में आते हैं? नॉर्मल गुड्स में आते हैं, जो कंफर्ट्स भी हैं और लग्जरी आइटम्स भी हैं। इंफीरियर गुड्स कौन से होते हैं? जो लो क्वालिटी का सामान होता है, खराब क्वालिटी का सामान होता है, उसे इंफीरियर गुड कहते हैं। मतलब एक तो यहाँ पे सपोज कार की मैं बात करूं तो एक तो मैं फ्रेश कार लेकर, कपड़ों की बात कर रही हूं, तो एक तो फ्रेश अराइवल्स हैं, एकदम नए कपड़े आए हैं। एक फर्स्ट हैंड कपड़े हैं, किसी और ने यूज किए, यूज करने के बाद फिर वो किसी और को वो कपड़े बेच रहा है। तो जब वो यूज करने के बाद बेच रहा है तो उसकी क्वालिटी क्या हो गई? लो हो गई। और जो फ्रेश अराइवल्स होते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी होती है। तो जो लो क्वालिटी का सामान होता है उसे अपन क्या कह देते हैं? इंफीरियर गुड्स कह देते हैं। अब अपन इन तीनों गुड्स के केस में पढ़ेंगे कि इनकम का क्या फर्क पड़ता है इन तीनों गुड्स की डिमांड के ऊपर। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं बच्चों नेसेसिटीज की। नेसेसिटीज जो बेसिक रोटी कपड़ा मकान होता है उसे नेसेसिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में अभी 5 मेंबर्स रहते हैं, और 5 मेंबर्स को बेसिक नेसेसिटी, बेसिक राशन लाने के लिए बेसिक खर्चा महीने का कितना चाहिए? 20,000 रुपये चाहिए। उसमें बिजली का बिल और ये सारे बिल आ जाएंगे। महीने का 20,000 रुपये मिनिमम चाहिए आपको। मेरी इनकम शुरू में 5,000 थी, तो मैंने नेसेसिटी की डिमांड क्या कर दी? ज़्यादा। 5,000 है तो अपन तो पूरा ही पैसा भी नेसेसिटी में खर्च कर देंगे। मेरी इनकम महीने की 10,000 हुई, तो अभी भी मैं नेसेसिटी तो ज़्यादा ही खरीदूंगी, क्योंकि मेरी अभी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई है। मेरी इनकम महीने की 15,000 हुई, तो भी मैंने नेसेसिटी की डिमांड बढ़ा दी। मेरी इनकम महीने की 20,000 हुई, तो अभी भी मैंने नेसेसिटी की डिमांड बढ़ा दी। मेरी इनकम महीने की 30,000 हुई, अब बताओ आप नेसेसिटी की डिमांड बढ़ाओगे, कम करोगे, या क्या करोगे? नो चेंज। नेसेसिटीज की बात कर रहे हैं, अभी एक्स्ट्रा आइटम्स की बात नहीं कर रहे हैं। नेसेसिटी की डिमांड नो चेंज, कोई चेंज नहीं करेंगे। जितनी सब्जियां मुझे चाहिए थी वो मैं ला पा रही हूँ 20,000 के अंदर ही। जितना राशन, जितना फ्रूट्स, जितना मिल्क, जितना इलेक्ट्रिसिटी जो चाहिए था वो आप काम कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है ना कि 30,000 की इनकम हो गई तो अब दिन में अपन 3 बार दूध पी रहे तो 6 बार पीने लग गए। ऐसा नहीं होता कि 1 किलो नमक की जगह 4 किलो नमक खाने लगे, ऐसा नहीं होता। जितना जो आपकी रोटी भूख थी 2 रोटी की, आप 10 रोटी खाने लग गए, ऐसा नहीं होता ना पैसा बढ़ने से। जितना आपको जरूरत थी वो फुलफिल अगर हो गई, बेसिक चीजें, राशन वाशन, उसके बाद आपकी इनकम बढ़ती है तो आप इनकम का जो खर्चा है वो उन चीजों पे नहीं करते, वो अदर चीजों पे आप खर्चा करना शुरू कर देते हैं। तो नेसेसिटीज के केस में मैंने क्या रिलेशनशिप देखा कि शुरू शुरू में जब मेरी इनकम बढ़ती है
तो शुरू शुरू में उसके साथ मेरी नेसेसिटी की डिमांड भी बढ़ जाती है। पर एक लेवल पे पहुंचने के बाद अगर मेरी इनकम और बढ़ती है तो उसके साथ नेसेसिटी की डिमांड में नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होता। क्या रिलेशनशिप देखा आपने नेसेसिटीज के केस में कि शुरू शुरू में अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप उसके साथ नेसेसिटी की डिमांड भी बढ़ाते हैं, पर एक लेवल पे पहुंचने के बाद अगर आपकी इनकम और बढ़ जाती है तो आप नेसेसिटी की डिमांड में नो चेंज करते हैं, कोई भी चेंज नहीं करते हैं। आ रहा है समझ में? नेसेसिटी का क्लियर है रिलेशनशिप। देन अपन बात करेंगे नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं बच्चों? मेरे कंफर्ट्स प्लस जो लग्जरी आइटम्स होते हैं उसे नॉर्मल गुड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कपड़ों की बात कर रही हूँ, क्लोथ्स की, ठीक है, क्लोथ्स जो नॉर्मल गुड में आते हैं। अगर मेरी इनकम बढ़ेगी, मेरे पास ज्यादा, स्पेशली लड़कियों के पास ज्यादा पैसा होता है तो वो कपड़े ज्यादा खरीदती हैं, कम? ज्यादा। बॉयज को तो शौक नहीं होता पर गर्ल्स को शौक होता है कपड़ों का बहुत। और गर्ल्स के पास अगर पैसा कम है तो वो कपड़ों की डिमांड भी कम करेंगी। बॉयज की बात करो तो अगर आपके पास ज्यादा पैसा आएगा तो आप और लेटेस्ट फोन खरीदोगे, ठीक है। पहले आईफोन 10, कौन सा छोटा वाला मॉडल कौन सा है आईफोन का? 6। फिर उसके बाद अब 13 आ गया, 13 प्रो, फिर आप 13 प्रो लेंगे। फिर आपके पास अगर और पैसा आएगा तो और लेटेस्ट मॉडल आएगा तो आप उसमें और इन्वेस्ट करेंगे। लड़कों की बात करो तो वो पैसा ज्यादा होता है तो गाड़ियां ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं, ठीक है। तो आप लोग के पास अगर पैसा है तो आप नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ाते हैं, और पैसा कम होता है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी कम कर देते हैं। दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसलिए उन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप हो गया? पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। आया समझ में? अगर मैं इंफीरियर गुड्स की बात करूं, इंफीरियर गुड्स कौन से होते हैं? जो लो क्वालिटी का आइटम होता है उन सारे गुड्स को क्या बोला जाता है? इंफीरियर गुड्स। देखो वैसे तो फिक्स नहीं होता कि किस आइटम को आप लो क्वालिटी का बोलते हो, बट जनरली जो बाजरा होता है उसे लो क्वालिटी का बोलते हैं। बट लो क्वालिटी की डेफिनेशन कुछ नहीं होती। सपोज एक एग्जाम्पल से बताती हूँ मैं आपको। मेरी इनकम महीने की अगर 20,000 रुपए है, ठीक है, तो मैं 500 रुपए का टॉप खरीद के लाऊंगी तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, नॉर्मल गुड है। मतलब 500 रुपए का टॉप मतलब बहुत अच्छी, मैंने बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया उस कपड़े में। मेरे लिए 20,000 कमाने वाले के लिए वो 500 रुपए का टॉप बहुत महंगी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। अगर कोई बंदा महीने के 2 लाख रुपए कमा रहा है, उसके लिए वो 500 रुपए का टॉप कैसा गुड हो जाएगा? इंफीरियर गुड हो जाएगा। वही टॉप नॉर्मल भी हो सकता है और वही टॉप इंफीरियर भी हो सकता है, वो पर्सन टू पर्सन वैरी करती हैं सब चीजें। बट बेसिकली इंफीरियर गुड क्या होता है? जो लो क्वालिटी का सामान होता है, जो रोड मार्केट पे, जो रोड पे पड़ा हुआ जो सामान अपन को मिलता है, लॉट के उस पे मिलता है, 1 किलो के उस पे ले जाओ, 2 किलो के उस पे ले जाओ, या कुछ फटा हुआ रहता है उसमें कोई गारंटी नहीं होती, कलर की कोई गारंटी नहीं होती, ऐसा जो सामान होता है वो लो क्वालिटी का आइटम होता है। बाजरा को लो क्वालिटी का आइटम कहते हैं। अब बताओ बच्चों, अगर मेरे पास पैसा ज्यादा है तो मैं लो क्वालिटी का सामान ज्यादा खरीदूंगी या कम? और अगर मेरे पास पैसा कम है तो मैं लो क्वालिटी का सामान ज्यादा खरीदूंगी या कम? ज्यादा। तो मतलब एक, अगर इनकम बढ़ रही है तो लो क्वालिटी का सामान कम खरीद रहे हो, इनकम कम हो रही है तो लो क्वालिटी का सामान ज्यादा खरीद रहे हो। ये दोनों के दोनों वेरिएबल्स आपके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसीलिए इन दोनों में कैसा रिलेशनशिप हो गया? इनवर्स या फिर नेगेटिव रिलेशनशिप हो गया। तो अपन ने क्या पढ़ा? अपन ने पढ़ा लेवल ऑफ इनकम ऑफ दी हाउस होल्ड। उस हाउस होल्ड के पास कितना पैसा है, उसमें अपन ने 3 तरीके के गुड्स की बात की है, नेसेसिटीज, नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। नेसेसिटीज के केस में अपन ने क्या देखा कि शुरू शुरू में इनकम बढ़ती है तो शुरू शुरू में नेसेसिटीज की डिमांड भी बढ़ती है, बट एक लेवल पे पहुंचने के बाद अगर मेरी इनकम और बढ़ रही है तो मेरी नेसेसिटीज की डिमांड में कोई चेंज नहीं आता। देन नॉर्मल गुड्स में मैंने क्या देखा कि इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है, और इनकम कम होती है
तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी कम हो जाती है। दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इनमें कैसा रिलेशनशिप हो गया, पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। अगर आप इंफीरियर गुड्स की बात करो, जो लो क्वालिटी का आइटम होता है, वहाँ अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप लो क्वालिटी का सामान कम खरीदते हैं, और इनकम कम होती है तो इंफीरियर गुड्स ज़्यादा खरीदते हैं। दोनों वेरिएबल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप हो गया, इनवर्स या फिर नेगेटिव रिलेशनशिप हो गया। यहाँ तक क्लियर है? तो अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन ने क्या क्या पढ़ा था। अपन ने सबसे पहले पढ़ा था डिमांड। डिमांड के लिए बच्चों दो चीजें जरूरी हैं, विलिंगनेस टू परचेज एंड एबिलिटी टू परचेज। विलिंगनेस मतलब खरीदने की इच्छा, एंड एबिलिटी मतलब खरीदने की क्षमता, दोनों होनी चाहिए तो उसे डिमांड कहेंगे, अदरवाइज उसे डिमांड नहीं कहेंगे। इफेक्टिव डिमांड का मतलब क्या होता है, आपकी डिजायर होनी चाहिए, आपके मीन्स टू परचेज होने चाहिए, एंड विलिंगनेस टू यूज दोज मीन्स टू परचेज होने चाहिए। क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या होता है, आप किस प्राइस पे कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं उसे क्या कहते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड। ये कैसा कंसेप्ट होता है, फ्लो कंसेप्ट होता है। फ्लो का मतलब पीरियड ऑफ टाइम पे कैलकुलेट किया जाता है, मतलब पर डे, पर वीक, पर ईयर अपन डिमांड निकालते हैं। देन अपन ने पढ़े थे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डिमांड को फर्क पड़ता है, जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट की डिमांड या तो ज़्यादा होती है या कम होती है। पहला डिटर्मिनेंट क्या है, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, उसकी खुद की प्राइस। अगर प्राइस ज़्यादा तो डिमांड कम, और प्राइस कम तो डिमांड ज़्यादा। इन दोनों में कैसा रिलेशनशिप हो गया, नेगेटिव या फिर इनवर्स रिलेशनशिप हो गया। देन अपन ने पढ़ा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। दो तरीके के रिलेटेड गुड्स होते हैं, कौन से, सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, जो इन प्लेस ऑफ ईच अदर काम में लिए जा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, जो एक साथ डिमांड करते हैं या एक दूसरे की डिमांड को कंप्लीट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल। टी एंड कॉफी में क्या रिलेशनशिप होता है, अगर टी की प्राइस बढ़ती है तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाती है, और अगर टी की प्राइस कम होती है तो कॉफी की डिमांड भी कम हो जाती है। तो इन दोनों में कैसा रिलेशनशिप हो गया, पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। देन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लाइक कार एंड पेट्रोल, अगर कार की प्राइस बढ़ेगी तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी, और अगर कार की प्राइस कम होती है तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाती है। तो इन दोनों में कैसा रिलेशनशिप हो गया बच्चों, नेगेटिव या फिर इनवर्स रिलेशनशिप हो गया। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा लेवल ऑफ इनकम ऑफ दी हाउस होल्ड। उसमें तीन तरीके के गुड्स की बात की है। सबसे पहले आपने बात की है नेसेसिटीज की। नेसेसिटीज के केस में क्या होता है कि शुरू में मेरी इनकम बढ़ती है तो नेसेसिटीज की डिमांड भी बढ़ती है, बट एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद अगर मेरी इनकम और बढ़ती है तो नेसेसिटीज की डिमांड में कोई चेंज नहीं होता है। देन नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं, जो कंफर्ट्स एंड लग्जरी आइटम्स होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, नॉर्मल गुड्स कहा जाता है। तो अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ती है, और इनकम कम होती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी कम हो जाती है। तो इन दोनों में कैसा रिलेशनशिप हो गया, पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। अगर आप इंफीरियर गुड्स की बात करो, जो लो क्वालिटी का आइटम होता है, तो वहां अगर मेरी इनकम बढ़ती है तो इंफीरियर गुड की डिमांड कम हो जाती है, और इनकम कम होती है तो इंफीरियर गुड की डिमांड बढ़ जाती है। तो इन दोनों में कैसा रिलेशनशिप हो गया, नेगेटिव या फिर इनवर्स रिलेशनशिप हो गया। तो हमने तीन डिटर्मिनेंट्स पढ़ लिए हैं, कौन से, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड लेवल ऑफ इनकम ऑफ द हाउस होल्ड। ओन प्राइस में कैसा रिलेशनशिप था, नेगेटिव या फिर इनवर्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड में दो गुड्स थे, कौन से, सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट्स में कैसा रिलेशनशिप, पॉजिटिव या डायरेक्ट, और कॉम्प्लीमेंट्री में नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप। देन लेवल ऑफ इनकम ऑफ द हाउस होल्ड, नेसेसिटीज के केस में शुरू में इनकम बढ़ी तो डिमांड बढ़ी, एक लेवल पे पहुंचने के बाद इनकम बढ़ी तो डिमांड में नो चेंज। नॉर्मल गुड्स में कैसा रिलेशनशिप, पॉजिटिव या डायरेक्ट, और इंफीरियर गुड्स में कैसा रिलेशनशिप, नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का कल कंटिन्यू करेंगे।